सो वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ प्लेसेस इन न्यूज। इस लेक्चर सीरीज में आप जानते हो हम क्या कर रहे हैं। हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स में से जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स थी जिनसे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसको कवर कर रहे हैं। अगर आपने पहले 4 लेक्चर्स नहीं देखे तो इट्स माय सिंसियर एडवाइस दैट यू वॉच दोस 4 लेक्चर्स बिकॉज जियोग्राफिकल लोकेशन बेस्ड 15 क्वेश्चंस 15 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में। और इस बार का जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 उसमें भी 15 टू 16 क्वेश्चंस आपके जियोग्राफिकल लोकेशन बेस्ड होंगे। और ये जियोग्राफिकल लोकेशन कहां से चूज की जाती है? ये पिछले एक साल के करंट अफेयर्स में से जो जो जियोग्राफिकल लोकेशन न्यूज में सबसे ज्यादा डिस्कस थी उन्हीं के लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, मैप बेस्ड क्वेश्चंस ये पूछते हैं। नाउ आपके लिए मैंने ये मेहनत कर दी है। पिछले एक साल के करंट अफेयर्स में से जो जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस न्यूज में बहुत ज्यादा रही हैं, जिनकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एग्जामिनेशन में फीचर करने की, उनकी मैंने लिस्ट बनाई है और इस लेक्चर सीरीज के थ्रू उन्हें हम कवर कर रहे हैं। पहले 4 लेक्चर्स में हमने कुछ 10 लोकेशंस कवर कर ली हैं, ठीक है। आज 5th लेक्चर में हम 3 लोकेशंस करेंगे और एम ये है कि 30 टू 40 लोकेशंस जो हैं इंपॉर्टेंट वो हम इस लेक्चर सीरीज में कवर कर लें, ठीक है। बिना किसी देरी के हम सीधा स्टार्ट करते हैं कि आज कौन सी लोकेशंस हम कवर करने जा रहे हैं। तो आज हम 3 लोकेशंस कवर करेंगे। यूक्रेन, रशिया यूक्रेन वॉर बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, तो 2 यूक्रेन रशिया रिलेटेड न्यूज आइटम्स हैं या लोकेशंस हैं। एक है ओडेसा सिटी यूक्रेन में, ठीक है। दूसरा एक नाइप्रो रिवर है जो रशिया बेलारूस और यूक्रेन से गुजरती है। बहुत बड़ी रिवर है ये, और इस रिवर के आर पार या इस रिवर के पास रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। डिफेंसिव पोजीशंस बनाई हुई है, तो इसलिए ये न्यूज में था, ये हम करेंगे। और जिंजियांग प्रोविंस को हम करेंगे क्योंकि इसका इंडिया से बहुत लेना देना है, जो चाइना का जिंजियांग प्रोविंस है। ऑलराइट, तो बिना किसी देरी के सीधा हम स्टार्ट करते हैं लोकेशन नंबर 1 विच इज आर ओडेसा यूक्रेन, ठीक है। तो मैप में भी आप देख सकते हो ये यूक्रेन है और यूक्रेन लगता है ब्लैक सी के साथ, ठीक है। ब्लैक सी पे जो कोस्टलाइन है यूक्रेन की, वहां पे एक पोर्ट सिटी है ओडेसा, ठीक है। नाउ ओडेसा इज अ पोर्ट सिटी इन ब्लैक सी इन सदर्न यूक्रेन। इट इज नोन फॉर इट्स बीचेस एंड 19th सेंचुरी आर्किटेक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पिक्चर में बहुत ब्यूटीफुल 19th सेंचुरी आर्किटेक्चर है, बहुत मिडीवल आर्किटेक्चर है। ओडेसा ओपेरा दुनिया में बहुत फेमस है, बैले थिएटर बहुत फेमस है। करंटली ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज द रीजन इज बैटल ग्राउंड इन द रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया की पूरी कोशिश है कि इस पे पूरा कब्जा कर लिया जाए ओडेसा पे, क्योंकि ओडेसा इतनी इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है कि अगर रशिया का इस पे कब्जा हो जाता है तो रशिया को अच्छा खासा एक्सेस मिल जाएगा ब्लैक सी का, ठीक है। और ओडेसा के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए, तो लेट्स टेक अ लुक एट द बेसिक फैक्ट्स। यहाँ पे ओडेसा देखो, जो पूरा का पूरा यूक्रेन है ना, यूक्रेन में एक तो यूक्रेनियन लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। बट जो ईस्टर्न यूक्रेन है और जो सदर्न यूक्रेन है, वहां बहुत सारे लोग ना रशियन लैंग्वेज बोलने वाले हैं। वहां के लोग अपने आप को कुछ रशियन एथनिसिटी के भी मानते हैं। इसीलिए रशिया की भी पूरी कोशिश है कि इस एरिया पे कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ के लोग तो वैसे ही रशियन अपने आप को समझते हैं। तो जो ओडेसा सिटी है ना, यहाँ पे ज्यादातर लोग रशियन बोलते हैं। इट इज द 3rd मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ यूक्रेन, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिटी में लार्जेस्ट लेक ऑफ यूक्रेन भी है, लेक यालपुग, इसका नाम याद रखना। सो लेक यालपुग इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ यूक्रेन और वो इधर ही ओडेसा में है। अच्छा, ओडेसा की हिस्ट्री भी बहुत ब्राइट है। क्यों? क्योंकि 1991 से पहले होता था पूरा का पूरा सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। और यूएसएसआर में रशिया भी था, यूक्रेन भी था, और ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी थी, कजाकिस्तान वगैरह वगैरह। तो पूरा का पूरा यूएसएसआर जब था तो यूक्रेन भी इस यूएसएसआर का पार्ट था। तो जब यूक्रेन यूएसएसआर का पार्ट था तो ये जो ओडेसा सिटी है ना, ये नेवल बेस भी था आपके यूक्रेन के लिए, ठीक है। नेवल बेस मतलब यूएसएसआर का ये नेवल बेस भी था, यानी कि इतना इंपॉर्टेंट है। प्लस यहीं पे ओडेसा में ही रशियन रेवोल्यूशन, 2 रशियन रेवोल्यूशन हुई हैं, एक 1905 में, एक 1917 में जो सक्सेसफुल हो गई थी। तो 1905 की जो रशियन रेवोल्यूशन थी उसका मेन सेंटर ओडेसा में था। और ओडेसा पोर्ट आज यूक्रेन की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूक्रेन के ज्यादातर एक्सपोर्ट्स, खासकर वीट का एक्सपोर्ट यूक्रेन का ओडेसा से ही होता है, ठीक है। और सिग्निफिकेंस भी इसकी देख लेते हैं, क्योंकि ये हमें पता होना जरूरी है कि रशिया इसको कैप्चर करने की कोशिश क्यों कर रहा है। सो इफ कैप्चर्ड बाय रशिया, इट विल प्रोवाइड देम विद स्ट्रेटेजिक एक्सेस टू ब्लैक सी। ब्लैक सी हमने देखा मैप पे, ठीक है। ये ब्लैक सी रीजन है, मैं इसको आपको और क्लियरली दिखा देता हूँ। ये ब्लैक सी है, ठीक है। और ब्लैक सी रीजन में यहाँ पे पोर्ट सिटीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, रशिया के लिए भी यूक्रेन के लिए भी। ऑलराइट, ओडेसा इज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी, therefore Russian attacks here cripples Ukrainian economy। रशिया एक और रीजन की वजह से यूक्रेन ओडेसा पे अटैक कर रहा है कि एक बारी ओडेसा रशिया के कब्जे में आ गया तो उसके बाद यूक्रेन की इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगी, क्योंकि यूक्रेन का जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड है
काफी हद तक ओडेसा से गुजरता है। ठीक है, एक्सपोर्ट यहीं से होता है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि ओडेसा नेवल बेस होता था सोवियत एरा में। ऑलराइट, चलो, ये ओडेसा बहुत इंपॉर्टेंट सिटी हो गई हमारी। अब एक और हम रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड चीज करते हैं, दैट इज नाइप्रो रिवर। नाइप्रो एक शहर का नाम भी है, नाइप्रो रिवर के नाम पे ही है। अब नाइप्रो रिवर की ज्योग्राफी थोड़ी सी हम देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मैप पे भी आप देख सकते हो, ये यहाँ से निकल रही है और ये नाइप्रो रिवर है, नाइपर भी इसे कहते हैं। ठीक है, और इस नाइप्रो रिवर पे ही यूक्रेन की कैपिटल कीव भी है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मेजर ट्रांस बाउंड्री रिवर्स ऑफ यूरोप। ट्रांस बाउंड्री का मतलब क्या होता है, ये मल्टीपल कंट्रीज से गुजर रही है। तो ट्रांस बाउंड्री का मतलब होता है मल्टीपल कंट्रीज, एक रिवर बहुत सारी कंट्रीज से गुजर रही है। ऑलराइट, अब इसकी हम वो देख लेते हैं, इसका कोर्स क्या है। देखो, ये वेल्डाई हिल्स हैं रशिया में, वहां से ये निकलती है, फिर ये बेलारूस से गुजरती है और फाइनली ये यूक्रेन से गुजरती है और इनटू ब्लैक सी ये ड्रेन कर जाती है। ठीक है, काफी लंबी रिवर है ये, 2200 किलोमीटर की है, इसका पूरा ड्रेनेज बेसिन है 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का। हाँ, देखो, यूक्रेन में इसे नाइपर कहते हैं, रशिया में नाइप्रो कह देते हैं और न्याप्रो बेलारूस में कह देते हैं। नाइप्रो से ही रिलेटेड इसके नाम हैं बहुत सारे। ठीक है, तीनों कंट्रीज में, तीनों लैंग्वेजेस में। नाउ इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए, और क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिवर ना न्यूज में रही है, इसी रिवर के आर पार ना रशियन और यूक्रेनियन सोल्जर्स आपस में लड़ रहे हैं। सो इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूक्रेन एंड बेलारूस। तो यूक्रेन की लॉन्गेस्ट रिवर नाइप्रो है, बेलारूस की भी लॉन्गेस्ट रिवर नाइप्रो है। पूरी यूरोप की ये 4th लॉन्गेस्ट रिवर है। पूरे यूरोप में सबसे लंबी रिवर है वोल्गा, फिर डनूब, फिर यूराल, और 4th नंबर पे आती है आपकी नाइप्रो रिवर। तो 4th लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूक्रेन। During the Soviet period, when Ukraine was under USSR, this river was famous for hydroelectric dams and large reservoir. तो सोवियत टाइम्स पे इस पे बहुत सारे डैम्स बनाए गए हैं। अच्छा, ये रिवर इतनी इंपॉर्टेंट है कि 2 बहुत इंपॉर्टेंट शहर इस पे बेस्ड हैं, इस रिवर के बैंक्स पे हैं। एक तो कीव, कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन, नाइप्रो, शहर का नाम भी एक नाइप्रो है, विच इज द 4th लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूक्रेन, और कमर्शियल सेंटर भी है बहुत बड़ा, बहुत सारे बैंक्स इधर है नाइप्रो में। ठीक है, तो ये हमारे हो जाते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स। नाउ हम आ जाते हैं सीधा करंट स्टेटस पे। तो करंट स्टेटस क्या है, जब से देखो रशिया ने इन्वेड करा है यूक्रेन पे, तब से नाइप्रो रिवर के आसपास डिफेंसिव पोजीशंस बनाई है रशियंस ने और यूक्रेनियंस ने। ठीक है, और यहाँ पे लड़ाई चल रही है। पूरी नाइप्रो रिवर को हासिल करने का रशिया का भी मेन एम क्यों है, बिकॉज नाइप्रो इज एन इंपॉर्टेंट नेविगेबल वाटरवे। बहुत सारी शिप्स इस रिवर पे गुजरती है, मतलब जैसे ट्रांसपोर्टेशन का काम ना या तो हम ट्रक से करते हैं या ट्रेन से करते हैं, वाटरवेज के थ्रू भी करते हैं। तो नाइप्रो रिवर वाटरवे का भी काम करती है यूक्रेन की इकोनॉमी के लिए। एक नाइपर बक कैनाल भी बनाया हुआ है जो बाकी यूरोप के वाटरवेज है ना उनसे जुड़ा हुआ है। बाकी 2022 में रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन होती है और बहुत सारे इस रिवर के सेगमेंट्स रशिया और यूक्रेन ने कब्जाए हुए हैं। ऑलराइट, चलो, ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा रशिया यूक्रेन में से 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। अब सीधा हम शिफ्ट करते हैं चाइना पे, और चाइना के जिनजियांग प्रोविंस पे। आप यहाँ मैप पे भी देख सकते हो, ये पूरा चाइना है, यहाँ इंडिया है। ठीक है, यहाँ इंडिया, ये चाइना, ये आपका पाकिस्तान, और जम्मू कश्मीर का ये जो पूरा रीजन है, ठीक है, इसके बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में है जिनजियांग प्रोविंस। और जिनजियांग प्रोविंस चाइना का ही एक प्रोविंस है, ऑटोनॉमस टेरिटरी ऑफ नॉर्थ वेस्ट चाइना। पूरा का पूरा जो जिनजियांग है, डेजर्ट है, डेजर्ट है और माउंटेन्स हैं बड़े बड़े, बिल्कुल लद्दाख जैसा दिखता है ये। जैसा हमारा लद्दाख है ना, वैसा कि बंजर जमीन है और बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। ठीक है, जिनजियांग प्रोविंस ही चाइना का बहुत सारे कंट्रीज के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है। जैसे कि आप देख सकते हो, मंगोलिया इधर हो गया, रशिया हो गया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, ये ना हिस्टोरिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस है। कुछ 2500 साल पहले, 2500 ईयर्स से, एक बहुत फेमस ट्रेड रूट था जो चाइना को कनेक्ट करता था यूरोप के साथ वाया मिडिल ईस्ट, पर चाइना को कनेक्ट करता था मिडिल ईस्ट के साथ। उस इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट को हम कहते थे सिल्क रोड। ठीक है, सिल्क रोड बहुत फेमस है। सिल्क रोड था एंशियंट ट्रेड रूट बिटवीन चाइना एंड मिडिल ईस्ट। ठीक है, वो काफी हद तक जिनजियांग से होके गुजरता था, तो इसलिए जिनजियांग में आज भी जो शॉप्स वगैरह है ना, वो बिल्कुल उसी टाइप की हैं जैसे एंशियंट सिल्क रोड पे होती थी। ठीक है, ओपन एयर बाजार होते थे उस जमाने में, वो आज भी आपको दिखते हैं। 2 बहुत इंपॉर्टेंट शहर है जिनजियांग के, होतान और काशगर, वहां पे बाजार दिखते हैं। तो ये शहरों के नाम भी याद रखना है आपने, होतान और काशगर। काशगर एक और रीजन की वजह से आपने याद रखना है, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। काशगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी इंटरनल ज्योग्राफी देख लेते हैं, क्योंकि इंडिया इसमें बहुत इंटरेस्टेड है। देखो, इस ये जो जिनजियांग प्रोविंस है ना, इसमें बहुत सारी माउंटेन रेंजेस गुजरती हैं। काराकोरम रेंज बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांस हिमालयन रेंज है ये।
कुनलुन माउंटेन्स, तियानशान माउंटेन्स, ये जिंजियांग के बॉर्डर ऑक्यूपाई करते हैं। जो अक्साई चिन रीजन है ना, मैं आपको दिखाता हूँ अक्साई चिन रीजन, ध्यान से देखना, अगर यहाँ से आपको इंडिया का मैप क्लियरली दिख रहा है ना, ये जम्मू एंड कश्मीर है, तो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, ये अक्साई चिन रीजन है। इसे इंडिया क्लेम तो करता है, पर ये अभी चाइना के कंट्रोल में है, ठीक है। अक्साई चिन रीजन claimed by India but currently under China near Ladakh also borders this region in the south। ये जो पूरा का पूरा जिंजियांग प्रोविंस है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्योंकि इसके बिल्कुल मिडल से तियानशान माउंटेन्स निकलते हैं। तो तियानशान माउंटेन्स पूरे जिंजियांग प्रोविंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जुंगारियन बेसिन नॉर्थ में और तरीम बेसिन, ठीक है। बाकी 9.7% ही जिंजियांग का प्रोविंस हैबिटेबल है, मतलब यहाँ पे ह्यूमंस रह सकते हैं, वरना माउंटेन्स, रगेड माउंटेन्स वगैरह वगैरह इनहॉस्पिटेबल है, यहाँ लोग रह नहीं सकते, सिर्फ 9.7% एरिया में ही रह सकते हैं। बाकी जिंजियांग के बेसिक फैक्ट्स, उसके बाद हम देखते हैं ये न्यूज में था क्यों। तो देखो 1.6 मिलियन किलोमीटर की इसकी स्क्वायर किलोमीटर की इसकी टेरिटरी है, 2.5 करोड़ की इसकी पॉपुलेशन है, 2.5 करोड़ 25 मिलियन। यहाँ पे बहुत सारी एथनिसिटीज रहती हैं, चाइनीज, ताजिक रहते हैं, ताजिकिस्तान के पामीरी कहते हैं उन्हें, हान चाइनीज रहते हैं। जो चाइना में सबसे मेजर रेस है ना, उन्हें कहते हैं हान, जैसे जी जिनपिंग वगैरह वगैरह, ये हान चाइनीज हैं। हुई रहते हैं यहाँ पे, मंगोल्स रहते हैं, कजाक, किर्गिज, रशियन कुछ हैं, तिब्बतन, यूगर। ये जो यूगर हैं ये मेजोरिटी में है, यूगर मुस्लिम्स। ये एरिया न्यूज में भी हमेशा इसलिए रहता है कि यहाँ के जो यूगर मुसलमान हैं उन्हें चाइना बहुत अच्छे से, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से सप्रेस कर रहा है, उनकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, उनकी मस्जिदें उड़ा रहा है, उनके होली प्लेसेस को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है, और उनको जेलों में डाल रहा है वहां के यूथ को। यूगर मुस्लिम्स डोमिनेंट पॉपुलेशन है। ओल्डर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रेफर टू दिस रीजन एज चाइनीज तुर्किस्तान या ईस्ट तुर्किस्तान। यहाँ के जो लोग हैं ना, वो अपने आप को तुर्किस्तानी कहते हैं, ठीक है। और एंशियंट रिकॉर्ड्स में, एंशियंट रिकॉर्ड्स जो सिल्क रोड के टाइम पे है, वहां उस जमाने में इस जगह को कहा जाता था ईस्ट तुर्किस्तान, ईस्ट तुर्किस्तान कहा जाता था, ठीक है। नाउ ये न्यूज में क्यों है, मैंने एक तो आपको बताया कि एक यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है ना, वो है यूगर मुसलमानों की, ठीक है। और जो चाइना में डोमिनेंट लोग हैं वो हैं हान। एक तो हान लोगों का रिलीजन अलग है, यूगर का तो रिलीजन मुस्लिम्स है। आप जानते हो तिब्बतन बुद्धिस्ट को हान चाइनीज बहुत ज्यादा सप्रेस करे, तो इन मुस्लिम्स को भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हान चाइनीज या चाइनीज लोग काफी ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं, और पूरी दुनिया को पता है। यूएसए तो इस बात को बहुत उठाता है, इंडिया भी इस बात को बहुत ज्यादा उठाता है, पर यूगर मुस्लिम्स की कोई नहीं सुनता। जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, क्योंकि चाइना के पास ना पैसे भी बहुत है देने को, उसने सभी मुस्लिम कंट्रीज को चुप करा रखा है, खासकर पावरफुल। ईरान कुछ नहीं कहता यूगर मुस्लिम्स के बारे में कि यूगर मुस्लिम्स के साथ कितना बुरा हो रहा है, चाइना कितना बुरा कर रहा है, सऊदी अरेबिया कुछ नहीं कहता, कोई कुछ नहीं कहता। जबकि इंडिया में कुछ भी थोड़ा सा छोटा मोटा होता है फटाफट से कंडेम करने पहुंच जाते हैं, पर चाइना को कोई कुछ नहीं कह रहा। पर यहाँ के लोग कुछ तो कर रहे हैं, ठीक है। ये इन लोगों का लोकल फ्लैग भी आप देख सकते हो। यहाँ के लोग ना, कुछ लोग टेररिज्म, यहाँ का कुछ यूथ टेररिज्म की तरफ भी जा चुका है चाइनीज से लड़ने के लिए। उन्होंने एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है टेररिस्ट, जिसे कहते हैं ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, ये लोग हैं जो कहते हैं कि पूरे जिंजियांग को आजाद करना है हमने चाइना से, ठीक है। चाइना इन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता है, और इनके बीच में लड़ाई चल रही है। जैसे हर कंट्री के लिए कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाइना के लिए ये एक इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बट इस ऑर्गेनाइजेशन को कहीं से सपोर्ट नहीं आ रहा है, किसी भी कंट्री से खास सपोर्ट नहीं आ रहा है, कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है, और चाइना को भी कोई कंडेम नहीं करता है यूगर मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। तो ये मेजर डिस्प्यूट है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगेंस्ट यूगर मुस्लिम्स बाय चाइना। और यहाँ की एक ऑर्गेनाइजेशन जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जिसे चाइना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता है। अब इंडिया यहाँ पे कहां से पिक्चर में आता है, इंडिया को क्या आपत्ति है या इंडिया को क्या प्रॉब्लम है पूरे जिंजियांग प्रोविंस से। देखो ये पूरा जो है एरिया, ये जिंजियांग एरिया है, ठीक है। यहाँ की मेन सिटी मैंने शुरुआत में बताया था, काशगर, नाम याद रखना। अब देखो चाइना बना रहा है सीपेक, उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का इंपॉर्टेंट हिस्सा है सीपेक। सीपेक क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है कि काशगर से लेके जो जिंजियांग में है, ग्वादर पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक, ठीक है, बहुत बढ़िया रोड, ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक्स, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, कॉरिडोर बनाया जाएगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा। सीपेक से जब सीपेक साइन हुआ था तो पाकिस्तान को लग रहा था इससे पूरे पाकिस्तान में बहुत तगड़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, चाइना करेगा।
और चाइना ये क्यों कर रहा था? बिकॉज चाइना के काशगर को अच्छा खासा एक्सेस मिल जाएगा ग्वादर पोर्ट का, अरेबियन सी का एक्सेस मिल जाएगा। अभी चाइना को अरेबियन सी चाहिए तो पूरा इंडिया को क्रॉस करके जाना पड़ता है। यहां से अरेबियन सी का एक्सेस मिल जाएगा काशगर टू ग्वादर। आपने एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया हुआ है सीपेक। अब सीपेक पाकिस्तान को चाहिए क्योंकि पाकिस्तान को लगता है उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, है ना, काशगर से लेके ग्वादर तक, ये याद रखना, फ्रॉम काशगर इन जिंजियांग टू ग्वादर इन बलूचिस्तान पाकिस्तान, ये है सीपेक। इंडिया को क्या प्रॉब्लम है सीपेक से? क्योंकि काशगर से लेके ग्वादर तक, यहाँ पे आता है गिलगित बल्तिस्तान, काशगर से लेके काफी हद तक जो रोड है ना वो गुजरती है जम्मू एंड कश्मीर के रीजन से। हाँ, काशगर से लेके पाकिस्तान तक काफी हद तक रोड गुजरती है पीओके तक, पीओके से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। पर इंडिया क्लेम करता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान ने अभी ऑक्यूपाई करा हुआ है, टेक्निकली ये इंडिया का हिस्सा है, इंडिया के जे एंड के प्रोविंस का हिस्सा है। अब इंडिया कहता है ये हमारा है, कंट्रोल इस पे पाकिस्तान का है, चाइना ने यहां से रोड निकाल दी। इंडिया कहता है हमारी बिना परमिशन के आपने हमारी टेरिटरी में से रोड निकाल दी है, चाहिए डिस्प्यूटेड टेरिटरी है फिर भी हमारी परमिशन तो चाहिए, आप हमारी बिना परमिशन के यहां से रोड निकाल रहे हो, ब्रिजेस निकाल रहे हो, दिस इज अगेंस्ट आर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। तो सीपेक की वजह से इंडिया को प्रॉब्लम है और इंडिया जिंजियांग में इंटरेस्टेड है, ठीक है। बस यही है हमारा आज का लेक्चर। ये लेक्चर के साथ हमारी 3 और लोकेशंस खत्म हो जाती हैं, 5-6 लेक्चर्स और हैं और उससे हम सारी 30-40 लोकेशंस कवर कर लेंगे। उन्हीं को आपने बस बार बार रिवाइज करना है और आपके 15 क्वेश्चंस गारंटीड प्रीलिम्स में सॉर्ट आउट हो जाएंगे, काफी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ऑलराइट, चलो फिर दैट्स इट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद लेक्चर नंबर 6। थैंक यू।